नमस्कार दोस्तों, आपके मन का एक कोना कहानी का कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत मेरे चैनल एक कोना कहानी का में करती हूँ और मैं आपको कहानी सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की मानसरोवर भाग 1 की कहानी माँ। माँ का आप पहला भाग सुन चुके हैं और आज हम सुनेंगे माँ कहानी का दूसरा भाग। तो इस कहानी में आपने अब तक सुना कि करुणा की कहानी है ये, और करुणा के पति की कहानी है, और राष्ट्रीय आंदोलन कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे क्रांतिकारी होते थे, तो उसी समय की ये कहानी है। और वो उसके पति आदित्य ने कारावास में समय गुजारा 3 साल का, और उसके बाद जब वो वापस लौटकर अपनी पत्नी करुणा और अपने बेटे प्रकाश के पास आता है तो उसे तपेदिक हो चुका होता था, और वो अपने आने के बाद बस एक दिन भी उसके साथ समय नहीं बिता पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो करुणा अकेले ही अपने बच्चे प्रकाश को पालती है। और प्रकाश के बारे में अब आप सुन चुके हैं कि प्रकाश 10 वर्ष का हो गया है। तो चलिए आगे इस कहानी को हम सुनते हैं कि प्रकाश और करुणा की ज़िंदगी कैसे बीत रही है। और आदित्य ने मरते वक्त करुणा से कहा था कि प्रकाश को मैं बहुत अच्छे हाथों में तुम्हारे पास सौंप कर जा रहा हूँ, मुझे पता है प्रकाश हमारा नाम रोशन करेगा। तो देखते हैं करुणा और प्रकाश कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, और प्रकाश अपने जीवन में क्या करता है। अपने पिता के नक्शे कदमों पर एक बहुत ही गौरवपूर्ण व्यक्ति बनता है या फिर कुछ और। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश कैसा है। तो सुनाती हूँ मैं आज कहानी का भाग 2। शुरू करने से पहले कहानी को एक कोना कहानी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कहानी सुनाने का तरीका यानी स्टोरी टेलिंग का तरीका अगर आपको मेरा पसंद आए तो बहुत सारा वीडियो को, इस कहानी को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो आज भाग 2 शुरू करते हैं। तो हमने कल तक जितना सुना उसमें प्रकाश और करुणा की बात होती है रात को। तो अब आगे सुनते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल ना था। दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। ज़हीन था ही। विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा न पड़ता था। प्रकाश मितव्ययिता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जौ भर घट करना था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती थी और उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था और बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी, उसके सामने मन की एक न चलती थी। जाति सेवा अवसर की खेती है, वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वो है गौरव और यश, पर वो भी स्थायी नहीं, इतना अस्थिर कि क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलास में जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हे समझता था। उसके हृदय ना था, भाव ना थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वो तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहां एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों अगर वहां परीक्षा की तैयारी करी तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए, इसका मुझे दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर ना दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा। प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया।
उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को ललायत था। वो कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को शिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई और करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर आया। करुणा उससे खिंची खिंची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। वह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा, लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया और इसी विचार से मैंने वो विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों ही का सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे, जो पहले मांगे भी न मिलता। करुणा की आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया है। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश बोला, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा बोली, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश बोला, तो आप समझती हैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है? मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश बोला, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें न छपेंगी, उसकी वक्रकत्याओं पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी ना खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे, पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश बोला, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा बोली, मैं ये नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती। वो एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति ये है कि वो दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो मजिस्ट्रेट ना रहेगा। वो हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी की जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इसी सजा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर ना गिरो। मुझे ये मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले कि तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। ये समझ लो
कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेकनामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो, लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है वो अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वो अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बहन सब वही रहते हैं, लेकिन वो घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब ना दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार की इनकारी पत्र लिखकर भेजा। अगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, ना कहीं घूमने जाता, ना किसी से मिलता, मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया, न चेहरे पर वो लाली रही, न वो ओज। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई। होंठ हंसना भूल गए, मानो उस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न ना होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठानी ली है तो चले जाओ, मना नहीं करूँगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम इतना आघात पहुँचेगा तुम्हें, तो मैं कभी ना रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा? इनकारी खत लिख चुका। मेरे लिए कोई अब बैठा थोड़ी ही होगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया गया होगा, और फिर करना ही क्या है? जब आपकी मर्जी है कि गांव गांव की खाक छानता फिरूं, तो वही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल ना हुई। बोली, अभी कोई ना चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा बोली, तुमने अगर शुद्ध मन में यह इरादा किया होता तो क्यों ना रहते? तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या? मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप सेवा का भाव उत्पन्न होता, तुम आज ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश बोला, अब मैं नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे? लाचारी है। करुणा ने और कुछ नहीं कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वो कहीं जा रही है, मगर वो कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर जाना आना जाना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा नहीं आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गई, ये प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति सी शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थी। ये बातें प्रकाश को उस समय क्यों नजर नहीं आई? वो क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया। माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वो कहीं बहुत दूर गई हैं? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघमालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में छिपी बैठी हो। उसने निश्चय किया,
सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूँगा, और अगर किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वो नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ कर नहीं सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। ये कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मुहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर पड़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा बोली, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय ना था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा ये मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हितकामना पर अर्पित कर दिए। अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी आर्थिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रूंध गया और वो कुछ ना कह सकी। बस आज यहीं पर इस भाग का समापन करते हैं, और अगले भाग यानी भाग 3 में हम आगे की कहानी को सुनेंगे। तो आपने देखा प्रकाश और करुणा कैसी खींचातान इस समय दोनों के मन में चल रही है। करुणा चाहती है प्रकाश यहीं रहे, लेकिन प्रकाश चाहता है कि वो इंग्लैंड जाए। तो देखते हैं अगले भाग में कि प्रकाश जाता है या अपनी माँ करुणा की बात मानता है। तो करुणा तो उसके लिए लेटर ले आई है। बाकी देखते हैं अगले भाग में। तो कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर आपको ये माँ कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल एक कोना कहानिका को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम सबके मन का एक कोना कहानिका में बने रहिए, और कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कोना कहानिका को सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।